हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियोस में हमने कक्षा 9 की एनसीईआरटी की पुस्तक कृतिका के पाठ रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी को पढ़ा और समझा था तथा इस पाठ के कुछ प्रश्नों पर चर्चा भी की थी। आज के वीडियो में हम इस पाठ के आगे के प्रश्नोत्तरों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। तो आइए उन प्रश्नों पर एक दृष्टि डालें। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो यह पाठ आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और इसमें लड़का अर्थात शंकर के शारीरिक वरन मानसिक अपंगता की भी ओर उमा ने इंगित किया है। तो आइए समझें कि इस उत्तर में हम कौन कौन से बिंदुओं को रख सकते हैं। तो प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? तो इसमें उमा संकेत करना चाहती है कि शंकर में कौन कौन सी कमियां हैं। तो शंकर में निम्नलिखित कमियों की ओर वह संकेत करना चाहती है। पहला बिंदु होना चाहिए कि गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल तथा खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहते हैं, पर अपने बेटे के गुण अवगुणों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। दूसरा बिंदु, गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे अपने बेटों को बहुत होशियार समझते हैं, पर वास्तव में यह वास्तविकता नहीं है। वह कई बार फेल हो चुका है। तीसरा, शंकर का चरित्र भी कुछ अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था और कई बार उसकी पिटाई भी हुई। चौथा बिंदु, शंकर में आत्मविश्वास की कमी है। अपने महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए वह अपने पिता की ऊपर निर्भर है। पांचवा, शारीरिक कमी, वह झुककर चलता है, उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से शंकर में कौन कौन सी कमियां थी आप अच्छे से समझ गए होंगे और उमा इन्हीं कमियों की ओर संकेत कर रही थी इस एकांकी में। अगला है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को इनमें से कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको तर्क भी देना है कि इन दोनों में से कौन सा व्यक्तित्व आज के समय में आपको इस समाज में चाहिए। तो जाहिर सी बात है इस उत्तर आप सभी को पता होगा, फिर भी सुनिए। समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा चरित्रवान है, वह शिक्षित लड़की है। उसके पिता रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपा जाते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़तापूर्वक बता देती है। इसके विपरीत शंकर स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह स्वयं नहीं चाहता कि उसकी पत्नी भी उच्च शिक्षित हो। अतः समाज को शंकर जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है। शंकर जैसे व्यक्तित्व से हमें ना अच्छे समाज के लिए उपयोगी नागरिक मिल सकते हैं, ना अच्छा इंसान जो स्वस्थ विचारधारा का हो, और ना ही इनसे समाज और राष्ट्र की उन्नति में किसी भी प्रकार के योगदान की अपेक्षा की जा सकती है। तो वास्तव में समाज को उमा जैसी साहसी, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली व्यक्तित्व की आवश्यकता है। तो आशा है इस प्रश्न में आपको किन किन बिंदुओं को रखना है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अर्थात इस पाठ में शीर्षक को लेखक ने क्यों लिया, क्या उसका अभिप्राय था इस शीर्षक को लेने का और इस शीर्षक
का कहाँ तक इस एकांकी में अर्थ स्पष्ट हुआ है। तो आइए जानें। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी अर्थात बैकबोन अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके बिना या जिसके कमजोर होने पर हम सीधे भी खड़े नहीं हो सकते। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। उसी प्रकार हमारे समाज में नारी का स्थान रीढ़ की हड्डी के समान है। बिना नारी के हम अपने समाज में और अपने परिवार में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह धुरी है हमारे समाज की। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। समाज में नारी को उचित स्थान न मिलना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है, अर्थात नारी के योगदान को, नारी के स्थान को हमारा महत्वपूर्ण न मानना हमारी ही समाज को कमजोर बनाता है, अर्थात उसकी बैकबोन को कमजोर बनाता है। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए बिना हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता। उमा के विवाह के लिए रामस्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के की कमर भी झुकी है। उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है उसकी बैकबोन झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर के चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी न होने की बात कहकर उभारा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी अर्थात उमा इस एकांकी की जान है, तो वहीं उमा को देखने आने वाला लड़का, उसमें किसी भी प्रकार की रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई देती, अर्थात वो शरीर से भी झुका हुआ है। उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है या कमजोर है बहुत, या फिर अगर हम उसके व्यक्तित्व में देखें तो शंकर का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, तो वहां भी रीढ़ की हड्डी है नहीं। तो इस प्रकार से इस पाठ का शीर्षक रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सार्थक होता है और इस एकांकी की रीढ़ की हड्डी उमा हमें पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देती है। तो आशा है ये उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि रीढ़ की हड्डी से तात्पर्य इस प्रश्न में किस विषय की ओर इंगित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु अर्थात इस एकांकी की जो कहानी है उसके आधार पर निस्संदेह उमा ही इस एकांकी का मुख्य पात्र है। और इस एकांकी में रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद तथा उनका नौकर व इन महिला पात्रों में प्रेमा तथा उमा है। इनमें से रामस्वरूप तथा गोपाल प्रसाद एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी चारित्रिक रूप से आकर्षित नहीं कर पाता है। रामस्वरूप परिस्थितियों के अधीन होकर समझौता कर रहे हैं, तो गोपाल प्रसाद में ऐसे गुण नहीं है कि उनका कोई अनुकरण करे। शंकर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्थात उसका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। वो दिखाता तो कुछ है और है कुछ। उसमें समाजोपयोगी तथा समाज का आदर्श बनने की उसमें कोई योग्यता ही नहीं दिखाई दे रही है। उधर यदि हम देखें तो उमा एक बीए पास सुशिक्षित लड़की है, चरित्रवान है, साहसी है, अपनी बात को स्पष्टता से दृढ़तापूर्वक कहती है। वह अपने तथा समाज में नारियों की सम्मानजनक स्थिति के लिए चिंतित दिखाई देती है। इस एकांकी में उसका पार्ट बहुत कम है, फिर भी वह इस कहानी की मुख्य पात्र बनकर उभरी है। तो इस एकांकी में अपने चरित्र और अपने मूल्यों के कारण उमा इस एकांकी की मुख्य पात्र मानी जाएगी। आशा है आपने इसका उत्तर अच्छे से समझा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो इस एकांकी में आपने दोनों ही पात्रों की सारी वार्तालाप को अच्छे से सुना है, तो आइए उसी के आधार पर हम रामस्वरूप के विषय में चर्चा करते हैं। रामस्वरूप इस एकांकी में एक पुरुष पात्र हैं। वे आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। वह अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। उसके विवाह को लेकर चिंतित भी दिखाई देते हैं और गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसका विवाह तय करते हैं।
वह गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छुपाते हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद नहीं चाहते कि उन्हें उच्च शिक्षित लड़की मिले। परिस्थितियों से वह समझौता कर लेते हैं रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं। शिक्षा के मामले में उनकी दोहरी सोच है। वे चाहते हैं कि लड़कों को ही शिक्षा ऊंची मिलनी चाहिए, लड़कियों को नहीं। लड़कियों के घर के काम करने चाहिए और शादी जैसे मामले को वो बिजनेस मानते हैं। वे दहेज की लालच में अपने बेटे की मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उससे उसकी शादी कम पढ़ी लिखी लड़की से भी करने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों ही कैरेक्टर अर्थात रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों के ही कैरेक्टर की मुख्य मुख्य बातें, मेन बातें जो हैं पता चल गई होंगी। अगला प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ में। इस एकांकी का पहला उद्देश्य है कि समाज में नारियों को कम सम्मान मिल रहा है और इस समस्या को समाज के सामने लाना इस एकांकी का उद्देश्य है। दूसरा है लड़कियों के विवाह में आने वाली जो समस्याएं होती हैं इस समस्या को समाज के सामने लाना। तीसरा, लड़कियों के विवाह के समय उनकी पसंद नापसंद, रुचि अरुचि को महत्व नहीं दिया जाता। इस समस्या को भी इन्होंने इस एकांकी में सामने लाया है। अगला है लड़कियों के विवाह के समय उनके माता पिता को दबाया जाना तथा उन्हें अनुचित समझौता करने पर विवश किया जाना। इस मुख्य बिंदु को भी लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से उजागर किया है। अगला है समाज के उन लोगों को बेनकाब करना जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं, जैसे कि गोपाल प्रसाद और शंकर। ऐसे चरित्र के लोगों को इस एकांकी के माध्यम से सामने लाना। उन लोगों की मानसिकता को उजागर करना जो लड़कियों को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहते। तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं परंतु वो स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहते हैं। तो लेखक ने प्रयास किया है इन सभी बिंदुओं को इस एकांकी के माध्यम से उजागर करना और लेखक इस उद्देश्य में सफल भी हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमें शुरुआत अपने परिवार, अपने घर से ही करनी चाहिए। तो परीक्षा में यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उसको व्यवहारिक तरीके से सोचिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा तो आप बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। तो मेरी दृष्टि में होना चाहिए, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए, यानी हमें हर प्रकार से यदि किसी स्त्री की शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उनके मान सम्मान को ध्यान में रखना चाहिए, उनके साथ अश्लील हरकतें ना करें तथा ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें। अर्थात यदि स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार की कोई बुरी हरकत करता है तो हमें ऐसे व्यक्तित्व को समाज के सामने लाना चाहिए और उसे हर प्रकार से सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि स्त्रियों के साथ ऐसी होने वाली हरकतें नगण्य हो जाएं। अपने समय की महान तथा विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। लड़के और लड़कियों की तुलना करते हुए उन्हें कभी हीन नहीं समझना चाहिए। अर्थात दोनों को समान भाव से आप यदि देखेंगे तो ये समस्या से बहुत ही जल्दी छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई तथा खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एक पुरुष की खान पान और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाता है। उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं को आप अपनी दृष्टि से लिख सकते हैं और यदि कोई और भी अच्छे पॉइंट्स आपके मन में हो तो उनको भी आप लिखिए, क्योंकि हिंदी एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है। इसमें आप जितने अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे आपको उतने ही अच्छे अंक मिलेंगे और आपकी सोच भी आपके उत्तरों में हम देख सकते हैं। आशा है
आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अपने अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर के आएंगे, नया पाठ।